ठीक है जी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक है। चलो, ये आज का जो वीडियो है ना, वो आप लोगों को दिखाना है कि इंडिया के पार्लियामेंट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो जब स्पीच करते हैं तो कैसे करते हैं, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कैसे स्पीच करते हैं। मतलब ये डिमांडेड वीडियो है, इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो लेकर आइए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो जी पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आएगा मजा। तो हियर वी गो। ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट है। मेरा नाम सीमाब कियानी है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालबात इस्लामाबाद से है। सीमा कियानी। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और तालिबे इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इसको तो साइड पे करो। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है चाइल्ड राइट्स, यानी चाइल्ड राइट्स। अगर बच्चों के बुनियादी हकूक के बारे में बात की जाए तो बच्चों का सबसे पहला और बुनियादी हक तालीम है। डेफिनेटली। जी हाँ, तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ही है जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं, और ये तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है कि आपकी परस्तिश करने वालों ने आपको अपने काबू में ले लिया, और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। नाइस स्पीच। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है। और हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25(a) के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इस बारे में हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। डेफिनेटली। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि उन्होंने अपने मुल्क को मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और वाजी अल-रोनी बनते हैं तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्ना बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में अमन का पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म से यारा ओ गहवारा ओ अंजामो नमू, इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबाओ को सैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है, और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहाँ मुसलमान अपनी तहजीब व तमद्दुन को जिंदा रख सकें और जहाँ इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी
बोला, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्ल है और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है। जबरदस्त यार। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शुक्रिया यार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त स्पीच ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक छोटी सी बच्ची जो है उसने की है, मतलब। और उसके इंडिया की स्पीच भी हम देख लेते हैं कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो मतलब स्पीच हुई है, तो उसकी तरफ चलते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। इन्हीं युवाओं की आवाज़ें हैं, आज ये अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है महाराष्ट्र से श्वेता उमरे। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates a revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter India.
How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do. To build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this, I end my say. ओके, जबरदस्त. इंग्लिश में किया. अच्छा, उन्होंने दोनों जो स्पीच थे उसका था एजुकेशन के ऊपर और इनका अपनी इकॉनमी के ऊपर था, अपने कंट्री के ऊपर था. और उन्होंने मतलब कि हर बच्चे का राइट्स है. पाकिस्तानी जो बच्ची थी उसने ये बोला कि जो एजुकेशन है हर बच्चे का राइट है. और 2 करोड़ उन्होंने बोला कि वो अभी भी स्कूलों से बाहर हैं. तो मींस क्योंकि आइन के अकॉर्डिंगली जो है एजुकेशन 16 ईयर तक पाकिस्तान में जो है वो फ्री मिलनी चाहिए और मिल रही है. 10th तक मिल रही है. 10th तक तो फ्री है, लेकिन उससे आगे जो है मतलब फिर काफ़ी चीज़ें हैं और गवर्नमेंट को उसके ऊपर. लेकिन वो जो 10th तक फ्री है उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो भी स्कूलों से बाहर हैं. जो कि मतलब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पॉवर्टी सबसे मेन चीज़ है. पॉवर्टी के आपकी जो मतलब गुर्बत है ना, लोग जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ही डिफरेंट काम टास्क कि आपने ये काम करना है, आपने इसका काम करना है. लोगों के घरों के काम जो हैं मैंने देखा है कि जो विलेजेस हैं वहाँ पर वो कर रही हैं. बच्चे बच्चियाँ जो है मतलब उनको डिफरेंट काम, छोटे छोटे बच्चे पंचर लगा रहे, छोटे छोटे बच्चे शॉप्स के ऊपर काम. मतलब ये चीज़ें जो है उनको ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्ती की थी, बैन किया था कि आप जो चाइल्ड लेबर है उसको मतलब बिल्कुल बहुत रिस्ट्रिक्ट किया था, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे. लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी मैं देखता हूँ, जब मैं गांव में जाता हूँ तो ये जो ईंटों वाले भट्टे होते हैं ना, वहाँ पर मैं अभी भी छोटे बच्चों को काम करते हुए देखता हूँ. तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो मतलब वीक नज़र आती हैं कि उनको किस तरीके से लेकर आना है. बाकी अब इंडियन जो स्पीच हुई है पार्लियामेंट में उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने एक नेशन की बात की है, कौम की अपनी की बात की है, उन्होंने मिनॉरिटीज़ की भी बात की है, उन्होंने सबके मतलब एक दूसरे से उन्होंने कहा कि 2 चीज़ों की उन्होंने बात की है. एक तो उन्होंने कहा कि इनसाइड कनेक्टिविटी जो है एक दूसरे के साथ आप, और वो उन्होंने कहा कि हम बड़े अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं. और दूसरा जो है उन्होंने मतलब दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्टिविटी की बात की है ताकि इकॉनमी को जो है वो और फर्दर जो है, जैसे कि इंडिया भी ग्रो कर रहा है तो उनकी ग्रोथ को फर्दर इम्प्रूव किया जा सके. अच्छा, उन्होंने उसमें मतलब अपने कल्चर को भी बताया कि कैसे इंडिया में हर 15-20 किलोमीटर के बाद ज़ुबान बदल जाती है, रिलीजन बदल जाता है, लोगों का रहन सहन जो है वो चेंज हो जाता है, और उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से कनेक्टेड है. उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है, जैसे कि गोल्डन टेम्पल की दी, फिर हाजी अली दरगाह की दी, फिर गोवा के जो चर्चेज़ हैं, टेम्पल्स हैं वहाँ पर उनकी, मतलब कि उन्होंने कहा कि जितनी भी कम्यूनिटीज़ इधर रहती हैं वो सारी एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड हैं. तो मतलब अच्छी स्पीच थी दोनों की अच्छी स्पीच थी. पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के सामने स्पीच करना भी बड़ी बात, इतने लोगों के सामने स्पीच करना बहुत बात है. बिल्कुल अच्छी स्पीच की है दोनों ने, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है. दोनों ने बढ़िया स्पीच की है और दोनों ने अपने अपने मतलब परफेक्ट. मैं किसी को भी जो ज़रूरियात हैं इंडिया में एजुकेशन का लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 85-90% तक उनका बहुत ही अच्छा है. तो उनको वहाँ पर एजुकेशन की इतनी आई थिंक के उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग इस चीज़ से अवेयर हैं. और हमारे इधर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं और मतलब इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एजुकेशन को. हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 60%, 65 बामुश्किल बहुत कुछ एरिया में 70 जाता है. अभी आई रिमेंबर्ड के व्हेन वी वेंट इन नॉर्दर्न एरियाज लास्ट ईयर, तो वहाँ पर हमने लिटरेसी रेट के बारे में
वी वर शॉक टू लिसन दैट कि वहाँ पर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर एजुकेशन 95% से 99% इवन के हमें जो अभी 95% मैं बोल रहा हूँ, और मुझे जो उन्होंने बताया वहाँ के लोगों ने, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है गिलगित बल्तिस्तान में, मतलब 100% लिटरेसी रेट के मतलब वहाँ पर सभी पढ़े लिखे हैं। और मतलब ये चीज़ हमें जो दूसरे इलाके हैं उनकी तरफ भी लेकर आनी है और मतलब इम्प्रूव करना है इन चीज़ों को। तो एरिया अगर हम ओवरऑल निकालें तो हमारा 60-65% निकलता है। तो कुछ एरियाज में अच्छा भी है, कुछ में जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर एजुकेशन का मतलब लैक ऑफ एजुकेशन कह लो आप, फुकदान भी है, कम भी मतलब होती है। चलें, बाकी ये है कि दोनों ने अच्छी स्पीच की है, नो डाउट, बढ़िया, अच्छा लगा ना दोनों ने अच्छा बोला है। इंडिया में तो जो मतलब कि फेरी पे कोई चीज़ सेल कर रहा है ना वो भी इंग्लिश बोल रहा होता है। मतलब अच्छी उधर ये है कि एक्चुअली इंग्लिश बोलना कोई पर्पस नहीं है, मकसद नहीं है। एजुकेशन का इंग्लिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं मैं गिनता। एजुकेशन आपको शऊर देती है, कोई इंग्लिश बोलना नहीं सिखाती। इंग्लिश तो आप नहीं भी आपको आप पढ़े लिखे तो आप कोर्स करके भी सीख सकते हो, इंग्लिश का कोई इसके साथ लिंक नहीं है। एजुकेशन आपको बताती है, सलीका सिखाती है, आपको तरीका बताती है, एजुकेशन आपको हर चीज़ के अवेयर करती है। तो मतलब उसके लिए आपका प्रॉपर जो है एजुकेट होना वो लाजमी है। बाकी चलें आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।